And good evening. Today we will going to discuss remaining indirect method for measurement of large distance. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट पैरेलक्स मेथड के बारे में डिस्कस किया था। अभी हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस के लिए, जैसे कि पैरेलक्स मेथड डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो कौन सा है, इको मेथड। देखो नाम से ही है इको। इको मीन्स जब आपके पास जो गूंज है, और गूंज कब आती है, जब किसी भी कोई भी हमारे पास कोई ऐसे हिल है या कोई ऑब्स्टेकल है, वहां से जो आवाज है या कोई भी जैसे शॉट को फायर किया और वापस उसकी आवाज सुनाई दी, तो उसको हम क्या कहते हैं, इको मेथड, या जस्ट हम क्या कह देंगे, रिफ्लेक्शन मेथड। तो बहुत ही सिंपल से हमारे पास इको क्या होता है, एक फिनोमिना है, रिपीटिशन ऑफ साउंड ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल। कि जैसे कि मान लीजिए सपोज करो यहां से हमने आवाज लगाई या कोई भी शॉट था उसको फायर किया, और उसके बाद में वो आवाज है वो वापिस हमारे पास यहाँ पर आ रही है। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी क्या होगा, ऑब्स्टेकल होगा। जैसे कि यहाँ पर ऑब्स्टेकल है, वो हम कोई भी हिल ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक हिल है, वहां से जो आवाज है, देखो ये नहीं पता कि वो कहाँ पे है, क्योंकि हम तो इनडायरेक्ट मेथड से यूज कर रहे हैं, मींस इनडायरेक्ट मेथड की हेल्प से डिस्टेंस ही तो निकाल रहे हैं। तो अब मान लेंगे कि ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, x, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वॉच है जिसमें हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि वो कितनी देर बाद में वापस रिफ्लेक्ट होके आ रही है। मीन्स हम क्या नोट करेंगे, यहाँ पर टाइम नोट करेंगे। सपोज करो जो टाइम है हमारे पास वो वापिस आने का रिफ्लेक्ट होके वो कितना है, t। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालनी है। अब यहाँ जो जनरली हम आवाज की बात कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगी, जो स्पीड ऑफ ए साउंड ही रहेगी, और स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि आपने पढ़ा भी था 9th क्लास के अंदर साउंड वाले टेम्परेचर में, कि वो स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि अप्रोक्सीमेट है, अगर हम 22 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो 341 मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड ऑफ साउंड। तो यहाँ देखो जैसे x डिस्टेंस उसने जाते टाइम ट्रेवल की होगी, x वापिस आते हुए रिफ्लेक्ट होके भी आई है, तो x से डिस्टेंस वापिस रिफ्लेक्ट होके आई है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, या स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड की बात कर ले या वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, तो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2x, और वेलोसिटी है या जो स्पीड है साउंड की, जैसे स्पीड की बात कर लेंगे तो स्पीड है साउंड की वो हमारे पास कितनी है, v मल्टीप्लाई टी। तो यहाँ से हम ये नोट कर लेंगे बस ओनली कितने टाइम के बाद में वापस रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो हम क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे कि कोई भी हमारे पास हिल है या कोई भी ऑब्स्टेकल है वो कितनी दूर है। तो ये आपके पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में ही आएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होती है, द वैल्यू नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो ये बाय नोइंग द टाइम we can calculate the distance of obstacle या distance of a hill from the observer, कि ऑब्जर्वर यहाँ है और वापिस रिफ्लेक्ट होके कितनी आई। तो इस तरह से ये जो मेथड है इसको हम क्या कहते हैं, इको मेथड, या जो इसका सेकंड नेम है वो क्या है, रिफ्लेक्शन मेथड, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है इसलिए इसका सेकंड नेम क्या रहेगा, रिफ्लेक्शन मेथड। तो बहुत ही सिंपल सा है। सेकंड हमारे पास हम लेजर मेथड की बात करते हैं। सेकंड जो मेथड है वो क्या है, लेजर मेथड। ये बहुत ही छोटे छोटे हैं सारे के सारे, लेजर मेथड। तो पहले देखो ये लेजर, लेजर की जो फुल फॉर्म है वो है हमारे पास लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इमिशन ऑफ ए रेडिएशन। लेजर मीन्स लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ ए रेडिएशन। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, लेजर मेथड। इसका यूज कहाँ पे होता है हमारे पास, जैसे कि जो डिस्टेंस ऑफ मून, पैरेलक्स मेथड का भी यूज करते हैं इसमें हम डिस्टेंस ऑफ मून के लिए, और लेजर मेथड का भी यूज करते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए अर्थ के सरफेस से लेजर लाइट है, लेजर लाइट हमारे पास क्या होती है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स सिंगल कलर की लाइट, जो कि एक ही डायरेक्शन के अंदर, इधर उधर जो लाइट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, यूनिडायरेक्शनल मीन्स एक डायरेक्शन के अंदर ही जो ट्रेवल करती है। और जो सिंगल कलर की लाइट होती है उसको हम कहते हैं लेजर लाइट, मीन्स मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम कहते हैं लेजर लाइट। जैसे जस्ट येलो येलो कलर की होती है लेजर लाइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
कि जो ट्रांसमीटर है उससे लेजर लाइट को ट्रांसमिट करेंगे। और जैसे कि मान लीजिए मून ही है हमारे पास, तो मून से ये नोट कर लेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही इको मेथड की तरह ही है कि लेजर लाइट को यहाँ से ट्रांसमिट किया ट्रांसमीटर से, और ये जो लेजर लाइट है वो वापस रिफ्लेक्ट होके कितने टाइम के बाद में अर्थ के सरफेस पे आ रही है। मीन जहां पे ऑब्जर्वर था वहां पर उसने टोटल कितना टाइम लिया वापिस आने के लिए। तो अगेन यही हमारे पास x है डिस्टेंस आने की, और x हमारे पास डिस्टेंस क्या रहेगी जाने की। तो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी x 2x और मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई t, मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है, स्पीड को हमने क्या लिया है लेजर लाइट, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट ही है ये c हमारे पास क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट। और वेलोसिटी ऑफ लाइट जैसे कि आपको पता है कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बाय नोइंग द टाइम वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस। यहाँ पे ये जो लेजर है उसका हम यूज करते हैं, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ सरफेस, उसके लिए हम लेजर मेथड का यूज करते हैं। तो ये था हमारे पास लेजर मेथड। लेजर मीन्स लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, मीन्स यहाँ पर जो स्पीड है ऑफ लाइट की बात करते हैं। जैसे अभी हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड था इको मेथड के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है स्पीड ऑफ लाइट है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है रेडार मेथड। रेडार मेथड हमारे पास देखो क्या है, रेडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ये हमारे पास क्या रहेगी रेडार की फुल फॉर्म। मीन्स यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं रेडियो वेव्स की बात करते हैं। फॉर्मूला सब में सेम है, चाहे इको मेथड हो या लेजर मेथड हो या रेडार है या सोनार है हमारे पास, तो चारों के अंदर फॉर्मूला एक ही रहेगा, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा कि इनका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो इसमें भी बिल्कुल वही भी है हमारे पास रेडार के अंदर कि जो ट्रांसमीटर है वहां से रेडियो वेव जो है उनको ट्रांसमिट किया जाता है। और इसका यूज क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एरोप्लेन है उसको डिटेक्ट करने के लिए कि मीन्स उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, कितनी हाइट के ऊपर है, उसके लिए हम रेडार मेथड का यूज करते हैं। और रेडार के लिए हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। और रेडियो वेव्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ ही ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में +2 में आप कंप्लीट यूनिट में पढ़ोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थोड़ा सा +1 में डिस्कस कर लोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो रेडियो वेव जो है उनको ट्रांसमिट किया जाता है। तो जो भी आपके पास जैसे कि कोई भी एरोप्लेन है उसको डिटेक्ट करने के लिए या जो मेजरिंग है इसमें हम किसका यूज करते हैं रेडियो वेव्स का यूज करने के लिए कि कोई भी जो आपके पास डिटेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है जैसे एरोप्लेन है हेलीकॉप्टर है इनका डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं रेडार मेथड का यूज करते हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है। अगेन वही टाइम नोट कर लेते हैं कि कितने टाइम के बाद में वापस रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। फॉर्मूला अगेन वही, टोटल डिस्टेंस कितनी है 2x इजिकल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी है वो किसकी हम लेते हैं हम रेडियो वेव्स। और रेडियो वेव्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड उतनी ही होती है जितनी की लाइट है, क्योंकि लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और लाइट की जो स्पीड है वो कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या था रेडार मेथड। नेक्स्ट हमारे पास जो इनडायरेक्ट मेथड में हम यूज करते हैं, तो देखो बेटे ये सारे इनडायरेक्ट है, कोई डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम नहीं कर रहे, क्योंकि डायरेक्ट तो हम तभी कर सकते हैं जब हमें 2 पॉइंट पता हो। अब हमें नहीं पता कि कितनी हाइट के ऊपर है तो हम इनडायरेक्ट वे से ही हम मेजर करते हैं। तो इनडायरेक्ट वे से वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट आती है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास है सोनार, ये आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा भी था सोनार मेथड। देखो यहाँ पर सोनार मीन्स साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग मीन्स यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात करते हैं। सोनार मेथड जैसे कि आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि सोनार मेथड है उसका यूज किया जाता है अंडर वाटर या जो सबमरीन्स है सी पे है उनकी डेप्थ को मेजर करने के लिए। मीन्स अंडर वाटर ऑब्जेक्ट है वो कितनी डेप्थ के अंदर है उनके लिए हम सोनार का यूज करते हैं। इसलिए जो वर्ड है वो हमारे पास क्या है नेविगेशन। मीन अंडर वाटर जो ऑब्जेक्ट है सी पे सबमरीन्स है
उनकी डेप्थ को मेजर करने के लिए, मीन्स वो कितनी पानी के कितनी गहराई के अंदर है उसके मेजर करने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं। सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम उसी तरह से कि हमारे पास क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, जैसे अंडर वाटर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज करो यहाँ पर ही है, तो ये ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है, और जब अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है यहाँ पर, तो ये टाइम नोट कर लेते हैं कि कितनी देर बाद में वो वापस रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर पहुंच रही है। अगेन वही हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, तो x इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t इंटू v मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 2। यहाँ पर हम जो स्पीड लेते हैं वो किसके लेते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, मींस यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात करते हैं। और अल्ट्रासोनिक वेव्स आपने पढ़ी होंगी कि जिनकी जैसे फ्रिक्वेंसी रेंज आपने पढ़ी थी, इंफ्रासोनिक पढ़ी थी, अल्ट्रासोनिक पढ़ी थी, और जो ह्यूमन ईयर के लिए अल्ट्रासोनिक जैसे आपने पढ़ा था 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा की फ्रिक्वेंसी रेंज की जो वेव्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो यूज करते हैं वो किसका करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। तो बिल्कुल ये चारों के चारों मेथड के अंदर फॉर्मूला सेम है, रूल भी आपके पास सेम है, बस इनका यूज है वो अलग अलग है, और स्पीड है वो स्पीड है लाइट की वो सब में अलग अलग है। वैसे आपके पास जैसे स्पीड ऑफ साउंड ली थी हमने, इको मेथड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ली थी, लेजर मेथड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट थी हमारे पास, रेडार के अंदर रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं, तो वही स्पीड होती है, और अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, इनकी भी जो स्पीड है वो लगभग वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर ही होती है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो है वो भी जस्ट हमारे पास किस में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही आती है। तो ये था हमारे पास सोनार मेथड। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है ट्रायंगुलेशन मेथड। ये भी आपने पढ़ रखा है बेटा, ट्रायंगुलेशन मेथड 10th क्लास के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस में, मैथ में आपने पढ़ा था हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रायंगुलेशन मेथड का हम यूज कहाँ पर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट कितनी है ये हमें मेजर करनी है, और यहाँ हम एक सेक्सटेंट ले लिया यहाँ पर हमने, और ये जो हम बिल्डिंग से जो खड़े हैं वो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितनी है, x है, और यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, एक सेक्सटेंट ले रखा है। सेक्सटेंट मीन्स जो एंगल को, यहाँ ओ पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, एक सेक्सटेंट है, मीन्स एंगल मेजर कर रहे हैं कि ये जो टॉप ऑफ बिल्डिंग है ये यहाँ पर जो खड़े हैं उससे कितना एंगल बना रही है। सपोज करो ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा। तो ये आपने पढ़ा था बेटा कि ये एंगल हमने नोट कर लिया, और ये हाइट हमें निकालनी है, और कितनी दूर हम खड़े हैं बिल्डिंग से ये भी हमें पता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, h/x है वो किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा। तो बाय नोइंग द एंगल वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो ये भी हमारे पास हाइट मीन्स एक डिस्टेंस ही तो है कि अर्थ के सरफेस से जो टॉप है बिल्डिंग का वो कितनी डिस्टेंस पे है। तो ये भी हमारे पास एक इनडायरेक्ट मेथड है फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए। अब यहाँ पर हमें ये पता था कि हम बिल्डिंग से कितनी दूर खड़े हैं, अब हमें ये नहीं पता, बहुत ज्यादा मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है और हमें नहीं पता कि हम कितनी दूर खड़े हैं, मीन्स इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट है। इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट है तो फिर हम कैसे यूज करेंगे ट्रायंगुलेशन मेथड का, तो हम किस प्रकार से यूज करेंगे कि जैसे कि इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट है और इसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है अर्थ के सरफेस से, तो एक बार तो हमने सेक्सटेंट लेके एंगल को मेजर करने के लिए एक बार तो हम यहाँ खड़े हो गए और इसके टॉप से देखा कि कितना एंगल बन रहा है, और इसके टॉप से एंगल सपोज करो कितना बन रहा है, θ1 बन रहा है। फिर हम थोड़ी दूर इस बिल्डिंग की तरफ चले और हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, बिल्डिंग की तरफ चले, वो हमने डिस्टेंस पता है कि हम कितनी दूर चले, तो वो हमने कितनी मान ली, x मान ली। उसके बाद में सेक्सटेंट से यहाँ पर फिर एंगल को मेजर किया और यहाँ पर एंगल को मेजर किया, तो वह एंगल हमारे पास कितना आ गया, θ2 आ गया। और हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है कि ये जो आपके पास मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है उसकी हाइट है वो कितनी है। तो फिर आप कैसे करोगे, देखो बेटा ये पॉइंट ए ले लिया, बी ले लिया, इसको कुछ और पॉइंट ले लो, सी ले लो, यहाँ पर पॉइंट क्या ले लोगे, डी ले लोगे। तो देखो अब एक तो ट्राइंगल ये बन गई, कौन सी ट्राइंगल बन गई, इन ट्राइंगल BDA, बहुत ही सिंपल है ये भी, BDA। यहाँ पर BDA के अंदर हमें S तो निकालना ही है, तो यहाँ हमें पता तो कोई भी नहीं है क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास x है, बाकी ये भी नहीं पता, लेकिन हमारे पास AD और डिवाइड बाई AB, ये है बेस और ये हाइट, और बेस अपॉन हाइट क्या बनता है, कोट, और यहाँ पर एंगल कितना है, θ1। तो AD बाई AB इज इक्वल टू कितना आ गया, कोट θ1 आ गया।
अच्छा, ये हमने ये ऊपर ही क्यों लिया है अभी आपको समझ आ जाएगा जैसे कि हम कैलकुलेट करेंगे तब। इन सेकंड ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है, BCA। सेकंड ट्राइंगल BCA के अंदर AC डिवाइड बाय AB, अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा, cot थीटा 2 बन जाएगा। इसको हम सेकंड मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखो क्या आएगा हमारे पास, cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। राइट साइड को कर दिया, अब लेफ्ट साइड को भी कर लेते हैं, AD बाई AB और माइनस AC बाई AB। तो यहां से ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इधर तो ये cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2, एलसीएम दोनों का AB आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास AD माइनस AC डिवाइड बाई AB। AD माइनस AC क्या बचेगा यहाँ पर, X, और AB हमारे पास कितना है, H। तो देखो बेटा ये कितना आ गया, cot थीटा 1, यहाँ पर लिख सकते हैं cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 इज इक्वल टू X बाई H। आपको क्या निकालना है, H, तो H इज इक्वल टू X बाई, ये नीचे ले आएंगे, cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। तो ये हमारे पास हाइट आ गई, कोई भी जो बिल्डिंग थी उसकी हाइट आ गई, लेकिन हमें पता नहीं कि हम बिल्डिंग से कितनी दूरी पे खड़े हैं, मीन्स इनएसेसिबल है ऑब्जेक्ट। इनएसेसिबल है तो हम इस प्रकार से दो एंगल लेके और हम मेजरमेंट कर लेंगे। और अगर आपके पास एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट है तो जैसे अभी हमने किया था कि आपको पता है कि आप बिल्डिंग से कितनी दूरी पे खड़े हैं, तो डायरेक्ट आप लगाओगे। तो ये हमारे पास जो मेथड है वो क्या है, ट्रायंगुलेशन मेथड। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इनडायरेक्ट मेथड है फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए, लास्ट है साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अब साइज मेजर करना है बेटा, लेंथ मेजर नहीं करनी, हमें क्या मेजर करना है, साइज। जैसे कि मान लीजिए हमने मून ही ले लिया एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट में, इसका साइज मेजर करना है कि इसका डायमीटर कितना है और ये अर्थ का सरफेस है। तो ये जो डिस्टेंस, मून कितनी डिस्टेंस पे है, तो ये तो हम जैसे कि हमने लेजर मेथड के अंदर भी बताया और कल हमने पैरेलैक्स मेथड के अंदर भी बताया था कि पैरेलैक्स मेथड का यूज करके भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं और लेजर मेथड का यूज करके भी ये डिस्टेंस है वो हमें निकाल सकते हैं। ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने पहले इस एंड को देखा, मीन्स ये आपके पास डायमेट्रिकली अपोजिट एंड है ये, और एक बार इस एंड को देखा और ये नोट कर लिया कि ये कितना एंगल बन रहा है और वो एंगल हमारे पास कितना है, थीटा। और ये डिस्टेंस तो हम निकाल ही लेंगे, जैसे मान लीजिए इस डिस्टेंस कुछ भी मान लो आप, L मान लो, और ये हमारे पास साइज हो जाएगा इस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का। तो ये डिस्टेंस पैरेलैक्स मेथड या लेजर मेथड का यूज करके डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो यहाँ अगर ये डिस्टेंस हमें पता होगा तो साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि एंगल इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, R बाई रेडियस होता है। और यहाँ पर हमारे पास हमको निकालना क्या है, देखो बेटा एंगल इज इक्वल टू आर्क है हमारे पास S और रेडियस है हमारे पास L, और हमें S निकालना है तो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L इंटू थीटा। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि एंगल है वो हमें रेडियन में ही लेना है, और अगर ये एंगल आपके पास डिग्री में है तो पहले आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे, जैसा कि आपको कल भी बताया था। अभी दोबारा रिपीट करते हैं कि 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। तो ये थे हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस है बेटा, ये तो इनडायरेक्ट मेथड है फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस के लिए। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, क्योंकि जैसे कि हमने बताया था रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ के अंदर बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट की भी बात करते हैं और काफी बड़े ऑब्जेक्ट की भी बात करते हैं, क्योंकि रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ है वो हमारे पास कितनी थी, 10 की पावर -14 मीटर से लेके 10 की पावर 26 मीटर थी। तो इट मीन्स लार्ज के लिए तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड थे, स्मॉल के लिए हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।